दोस्तों, एक लड़की अपने तलाक के 7 साल बाद अफसर बन जाती है और जब अपने सरकारी गाड़ी से गेट के कभी बाहर गेट के कभी अंदर आती है तो वह हमेशा दिखती थी कि उस गेट के बगल में एक लड़का कुल्फ़ी बेच रहा था। दोस्तों, गर्मियों का उस समय था और बहुत ज़्यादा कड़ी धूप थी। वहाँ पर जो लड़का कुल्फ़ी बेच रहा था वह बहुत अच्छा लड़का था, खूबसूरत देखने में था, अपने चेहरे को गमछे से बांधा हुआ था। उसके बाद दोस्तों वो लड़की अपने ड्राइवर से कहती है, ज़रा उस कुल्फ़ी वाले के पास जाओ, वहाँ से 2 कुल्फ़ी लेकर आओ, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। दोस्तों, गर्मी का मौसम था। लड़की पहले दिन वहाँ कुल्फ़ी लड़के पहले दिन कुल्फ़ी खाता है, दूसरे दिन वहाँ कुल्फ़ी खाती है, तीसरे दिन जब वो लड़की खुद वहाँ कुल्फ़ी लेने के लिए जाती है तब वह देखती है कि लड़का कोई और नहीं है बल्कि उसी का तलाकशुदा पति है। दोस्तों, वह पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि वह लड़का अपने फेस पर, अपने मुंह पर गमछा बांधा हुआ था, अपने फेस पर मास्क लगाए हुए थे, जिस वजह से लड़की भी तलाकशुदा पत्नी को दोस्तों नहीं पहचान पा रहा था। दोस्तों, तलाक के 7 साल बाद लड़की जो है कि वो एसडीएम बन जाती है और वो लड़का उसी तहसील के सामने कुल्फ़ी बेच रहा था। दोस्तों, उसके बाद जो लड़की ने अपने जो पति के साथ किया, अगर आप सुनेंगे तो शायद आप लड़की की तारीफ़ करेंगे और कहेंगे कि सच में वो लड़की नहीं थी बल्कि वह देवी थी। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार अगर आए हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी मैं हमेशा के लिए आप लोग को सुनाता रहूँगा। दोस्तों, ये कहानी है रागौर के रहने वाली मनीषा की। दोस्तों, मनीषा के पापा एक सरकारी टीचर थे। मनीषा के पापा को लगभग उनकी बेटी एक नौजवान हो गई थी, बड़ी हो गई थी और पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था और वह सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही थी। तो दोस्तों, जब उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल ही रहा था क्योंकि मनीष की शादी कर दिया जाए, मनीषा की, क्योंकि दोस्तों मनीषा की जो बहनें थी, 3 लोग थी, जो मनीषा के पापा चाहते थे कि एक एक करके धीरे धीरे सबकी शादी कर दी जाए, जिससे उनके ऊपर दबाव काफ़ी कम बना रहेगा। दोस्तों, उसके बाद मनीषा के पापा वैशाली के रहने वाले एक लड़के से मनीषा की शादी फिक्स कर देते हैं। दोस्तों, उस लड़के का नाम मोहित था। दोस्तों, मोहित भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिवार का रहने वाला लड़का था और वह भी पढ़ा लिखा था, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके बाद दोस्तों, उसके माता पिता का अच्छा खासा बिजनेस भी था, धन दौलत था, जिसको वह अकेले संभालता था, जिस वजह से मनीषा के पापा को लगता है कि वह लड़का ठीक है और वह क्या करते हैं, मोहित से अपनी बेटी मनीषा की शादी तय कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये बात मनीषा को पता चलता है कि उनके पापा उनकी शादी तय कर दिया है, तब मनीषा अपने पापा से कहती है कि पापा, मेरी इतनी जल्दी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? अभी पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ाई करके मैं कुछ बनना चाहती हूँ। जब मैं किसी लायक हो जाऊँगा तब मेरी शादी करवा दीजिएगा, जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी तब मुझे शादी करवा दीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन दोस्तों, मनीषा के पापा, उस पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी और वह हमेशा बीमार भी रहते थे। तो वह सोच रहे थे कि जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक सभी बेटियों की शादी करवा दूँ, जिस वजह से वह मनीषा की बातों को नहीं सुनते हैं, इनकार कर देते हैं और मनीषा भी चाहकर अपने पापा का विरोध नहीं कर पाती है। और कुछ दिनों बाद मनीषा और मोहित दोनों एक दूसरे से परिवार वालों के चलते फिर मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर दोनों की दोस्ती शादी घर वालों की मर्ज़ी से धूमधाम से कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, मोहित अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उसके माता पिता उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा उसको मानते थे, जिस वजह से मोहित काफ़ी अच्छे खासे दोस्त भी बन गए थे। उनके घर के आसपास के जो पड़ोसी थे वो लोग भी मोहित के पीछे पीछे लगे रहते थे। दोस्तों, मोहित अपने पड़ोसियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया करता था, उसके साथ घूमता था, जब चाहे मन करके गाड़ी निकालता और मोहित के साथ घूमने चला जाता था, उनके साथ फिरता था। वो लोग जो कहते थे मोहित करता था, क्योंकि दोस्तों उस गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाला अगर कोई लड़का था तो वह सिर्फ मोहित के परिवार वाले थे। यही सब बात लेकर उसके पड़ोसी उसके साथ, सारे लड़के उसके साथ घूमा करते थे और मोहित था, जिस वजह से उसके गांव के लोग हमेशा उसके आगे पीछे घूमा करते थे। दोस्तों, मोहित के गांव के रहने वाले उनके जो पड़ोसी थे वो लोग मोहित के घर वालों को देखकर बहुत जला करते थे और वे लोग नहीं जलते थे कि मोहित के परिवार के जो लोग हैं या फिर जो मोहित भी है वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ पाए, कैसे भी करके उनके गांव वाले
मोहित को नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते थे। और होता भी दोस्तों कुछ ऐसा ही। दोस्तों शादी के कुछ दिन बाद से ही मोहित जो था वह अपने पड़ोसी वाले के साथ, पड़ोसी लड़कों के साथ दारू शराब वगैरह पीने लगता है। वह नशा का लत लग जाता है, गलत लोगों के साथ लग जाता है। वे लोग उसको बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से मोहित को दारू शराब की लत लग जाती है और वह अपने पड़ोसी के साथ घूमने फिरने लगता है, हमेशा दारू शराब पीने लगता है। जहां दोस्तों तक कि मोहित खुद अपने पैसे से दारू शराब वगैरह खरीदता था और सभी लोगों को मंगवा के पिलाया करता था। लेकिन दोस्तों जब यह सारी बातें मनीषा को पता चलती है तो मनीषा अपने पति मोहित का विरोध करने लगती है। कहती कि आप यह सब गंदा काम अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो इससे तो हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, क्यों नहीं करते हैं। हमारे गांव के जो लोग हैं वह हमें लोगों की खुशी नहीं देखना चाहते हैं, वो हम लोग को बर्बाद करना चाहते हैं। यह बात उसको समझ में या ही नहीं रहे थे। लेकिन दोस्तों मोहित जो था वो मनीषा की बातों को नहीं सुनता और मनीषा को गाली गलौज करके उसको हमेशा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था, जिस वजह से मनीषा के सास ससुर भी मोहित को बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत ज़्यादा उसको डांटते थे। लेकिन दोस्तों मोहित ना तो उनके माता पिता की बातों को मानता था और ना अपनी पत्नी मनीषा की बातों को अपने कान में लेता था और हर रोज़ दारू शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ घुमा करता और अपनी पत्नी के साथ घर आने पर मारपीट करने लगता था। क्योंकि दोस्तों मोहित अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और उसके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं थी। उसकी दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी, पैसे की इनकम भी वहाँ से अच्छी खासी हो रही थी, जिस वजह से मोहित का जो मन है वह गलत कामों में ज़्यादा लगने लगा था। दोस्तों मनीषा की शादी आए हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और 1 महीने के अंदर जो मनीषा थी वह सब कुछ समझ गई थी। अगर मोहित जो है वो ऐसा ही करता रहेगा तो हम लोग जो वह सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि मोहित किस तरीके की अय्याशी अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ करता होगा और वह कितना ज़्यादा पैसा खर्चा करता होगा, जिस वजह से उसकी अपनी पत्नी परेशान हो चुकी थी। दोस्तों मनीषा के सास ससुर भी मोहित को समझाने की कोशिश नहीं करते थे, वे लोग भी उसको छोड़ दिए थे, हार गए थे, थक गए थे समझा के। लेकिन देखते ही देखते जैसे 4-5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो मोहित था वो हमेशा मनीषा को मारता था, पीटता था, उनके जीवन में 1% भी सुधार नहीं हो रहा था। दोस्तों ये सब करतूतों की वजह से जो मनीषा थी वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो सोच रही थी कि अगर ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलेगी तो कुछ दिन में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और इस घर के जितने भी लोग हैं सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों मनीषा अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ, मैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊँ। दोस्तों इतना कहते ही उनके पापा उसकी बातों को समझ जाते हैं और फिर पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम क्या चाहती हो। तब दोस्तों मनीषा अपने पापा से कहती, पापा अब मुझे यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और ना तो मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए समय मिलता है। दिन रात घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और मोहित जो मेरा पति है वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अपने घर आना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक दिन भी नहीं रह सकती। उसके बाद दोस्तों मनीषा के पापा मनीषा के ससुराल आते हैं और उनके सास ससुर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद मनीषा के पापा अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों घर जाने के बाद मनीषा की तलाक लेने के लिए कोर्ट में फाइल पेश किया जाता है और पेश करवाई होती तो जो मोहित था वह जज सामने के पेश होता है और पेश होने के बाद मनीषा जो है वह जज सामने से कहती कि जज साहब मुझे अपने पति से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मेरा पति दारू पीना, फालतू लोगों के साथ घूमना और पैसे उड़ाना, मुझे मारपीट करना बंद कर देगा तो मैं उसके साथ रहूँगी, मुझे उसके साथ रहने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वह बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं रहूँगी। दोस्तों जज साहब मोहित से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पत्नी के साथ तलाक लेना चाहते हो। तब दोस्तों मोहित कहता है कि जज साहब मुझे अपनी इस पत्नी के साथ नहीं रहना है, मुझे इससे तलाक चाहिए। दोस्तों जज साहब भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ना तो समझा पाते हैं दोनों को और कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब दोस्तों मनीषा अपने पापा के घर रहने लगती है और वह मन लगाकर काम करने लगती है और मोहित अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के चक्कर में
गलत आदतों के चक्कर में रहता है, अपनी दुकान को संभालने लगता है और अपने पड़ोसियों के साथ घूमने फिरने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे मोहित की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, लेकिन मोहित को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों उधर जो मनीषा थी वह अपने पापा के घर चली गई, तो वहाँ जाने के बाद वह फिर से पटना चली जाती है और पटना जाने के बाद अपनी सरकारी नौकरी तैयारी करने लगती है। दोस्तों मनीषा जो थी वह पूरे 4 साल तक पटना में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और इधर मोहित को हालात बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ख़राब होती चली जाता रही थी, क्योंकि उनका दोस्त था वो गलत संगति था। दोस्तों मोहित जब मनीषा से तलाक लिया था तो तलाक लेने के 5-6 महीने बाद मोहित के पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनको सदमा लग गया था कि मेरा बेटा किन आदतों में जूझ गया है, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी अब मोहित के ऊपर आ जाती है। लेकिन दोस्तों मोहित दारू शराब वगैरह पीना छोड़ता नहीं और अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा घूमने फिरने में लगा रहता है, जिस वजह से होता है कि ऐसा कि मोहित के जो पड़ोसी है उसका सारा ज़मीन थोड़ा थोड़ा करके पैसे देकर सारा ज़मीन वह लोग लिखवा लेते हैं और यहाँ तक कि नौबत आ जाती कि उसकी दुकान भी दारू शराब उनके पिलाकर उसके कुछ पैसे देकर उनका दुकान भी अपने नाम वो करवा लेते हैं। दोस्तों मोहित के पास जब पैसा ख़त्म हो जाता था तो वह अपनी ज़मीन एक टुकड़ा बेच दिया करता था, लेकिन उसकी मम्मी जब उसका विरोध करती थी तब मोहित अपने मम्मी को मारने पीटने लगता था, जिस वजह से घर वाले भी उसका विरोध करना बंद कर देते हैं। दोस्तों उधर मनीषा सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और सरकारी नौकरी करने में कितनी परेशानी करने का एक लड़की को सामना करना पड़ता है वह सारा करती है। वह परीक्षा देती है और कुछ महीने बाद उसका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट में उसका पास हो जाता है और ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। दोस्तों मनीषा एक तहसीलदार बन जाती है और उसकी ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों मनीषा के माता पिता भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों मनीषा को तलाक लिए हुए पूरे 7 साल गुजर चुके थे और इन 7 सालों बाद मनीषा के पापा मनीषा से कहते कि तुम्हारे तलाक को भी काफ़ी समय गुजर गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि अकेले तुम अपनी ज़िंदगी बिता नहीं सकती। लेकिन दोस्तों मनीषा अपने पापा से कहती है पापा अभी मुझे शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, हमारे छोटे भाई बहन हैं, मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छे पोस्ट पर उनकी नौकरी लगवा दूँ, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। दोस्तों मनीषा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और एक दिन मनीषा का ट्रांसफ़र जो है वह वैशाली ज़िले में हो जाता है। जब वह तहसीलदार अपने ऑफिस से निकलती थी, तहसील के अंदर जाती थी, तो वह देखती थी कि तहसील के बाहर गेट पर एक कुल्फ़ी वाला खड़ा होकर कुल्फ़ी बेच रहा था। दोस्तों मनीषा उस कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी खरीदती है और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह अपने ड्राइवर से मंगवा लिया करती थी। लेकिन दोस्तों गर्मी का मौसम था, दोस्तों मनीषा जो भी वह कभी उस आदमी को चेहरा नहीं देखती थी, क्योंकि गर्मियों का समय था। वह हमेशा गर्मियों के समय में अपने चेहरे का गमछा से बांध रखा था। दोस्तों वह आदमी भी मनीषा को कभी नहीं देखा था। मनीषा जब भी वहाँ कुल्फ़ी लेने के लिए जाती थी वह अपने फेस पर मास्क लगाए हुए रखती थी, क्योंकि जब भी वह तहसील से बाहर निकलती थी तो एक पदाधिकारी होने के नाते अपने चेहरे पर सेफ्टी और मास्क लगाकर निकलती थी, जिस वजह से कुल्फ़ी वाला उसका चेहरा नहीं पहचान पाता था। दोस्तों एक दिन सुबह सुबह का समय था और मनीषा अभी तहसील में एंट्री ले रही थी, तभी देखती है कि जो कुल्फ़ी वाला व्यक्ति है वह क्या कर रहा है कि सुबह सुबह के टाइम आकर वहाँ पर अपने ठेले को लगा रहा था, उसी कुल्फ़ी वाले की तैयारी कर रहा था। और दोस्तों सुबह सुबह का समय था तो वह जाकर एमएलए से वाला व्यक्ति जो क्या कर रहा था, सुबह सुबह के टाइम में आकर वहाँ पर अपने ठेले को लगा रहा था और कुल्फ़ी बेचने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों सुबह सुबह का समय था तो इसलिए वह अपने चेहरे पर गमछा भी नहीं लगाया था, साफ साफ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। दोस्तों मनीषा अपने पति मोहित को वहाँ पर देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो तुरंत पहचान लेती है। वहाँ से तहसीलदार के अंदर चली जाती है और तहसील के अंदर बैठकर वो सोचने लगती है आखिरकार उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ होगा, उसकी हालत ऐसी हो गई, अब उसको कुल्फ़ी क्यों बेचना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल उनके मन में उमड़ रहे थे। दोस्तों मनीषा का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वो हमेशा मोहित के बारे में ही सोच रही थी। तभी मनीषा अपने कर्मचारी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती कि जो गेट के बाहर कुल्फ़ी बेच रहा है ज़रा उसको बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दोस्तों वह कर्मचारी कुल्फ़ी वाले के पास जाता है और कहता है कि
आपको मैडम आपको बुला रही है, आपसे बात करना चाहती है। दोस्तों मोहित काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और परेशान हो जाता है। उस कर्मचारी से कहता है कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपना ठेला लगाता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोग मना कर देंगे तो मैं अपना ठेला यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। तब दोस्तों वह कर्मचारी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तुमसे ज़रूरी बात करनी चाहता हूँ। तुम एक काम करो, जाकर मैडम से मिल लो और देखो कि वह तुमसे क्या बात करना चाहती है। दोस्तों मनीषा जो थी वो अपने चेहरे पर मास्क लाकर बैठकर मोहित का इंतज़ार कर रही थी। तब तक अपने चेहरे पर मास्क लाकर मोहित का इंतज़ार कर रही थी। तब तक दोस्तों मोहित अपनी मनीषा के केबिन में अंदर आ जाती है और मनीषा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैडम जी, मैं अगले दिन यहाँ पर अपना ठेला नहीं लगाऊंगा। अगर आप मना कर देगी, आप नहीं चाहती तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं गरीब हूँ, आप मेरे ऊपर चलान मत करिएगा, नहीं तो मैं इतना सारा पैसा कहाँ से भरूँगा। दोस्तों मनीषा उसे कहती कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो जाओ, चुपचाप यहाँ पर बैठो। और मनीषा मोहित से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। दोस्तों मोहित उसे कहता है कि मैडम जी, मैं तो आपको पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं तो आपको कैसे जानूँ, कैसे पहचानूँ, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। तब मनीषा क्या कहती है कि अपने फेस से अपना मास्क नीचे उतारती है और दोस्तों जब मनीष उसका चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा लगता था जैसे कोई सपना देख रहा हो। दोस्तों मोहित मनीषा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। मनीषा मोहित से कहती है कि देखो, तुम मेरी बात को नहीं मानते थे, तुम अपनी दुनिया में मस्त थे और जब मैं तुमसे अलग हुई तो फिर अपने पापा के घर जाकर मैं वहाँ से पटना चले गई और पटना जाने के बाद मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। भगवान ने मेरी सुन लिया और आज मैं यहाँ ऑफिसर बन चुकी हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। दोस्तों मोहित ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वहाँ से उठकर जाने लगता है, क्योंकि दोस्तों वह बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तब मनीषा जो है वह मोहित से कहती कि रुको ज़रा, यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे बात करना है। उसके बाद दोस्तों मनीषा मोहित से पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तब मोहित कहता है, तुम्हारे जाने के बाद महीने बाद मेरे पापा गुजर गए थे और जाने के बाद हम लोगों की स्थिति और भी ख़राब हो गई थी। उसके बाद दोस्तों मनीषा पूछती है कि तुम्हारा जो दुकान था अच्छा खासा चलता था, तुम्हारे पास इतना सारा प्रॉपर्टी था, तो तुम यहाँ पर कुल्फ़ी क्यों बेच रहे हो। तब दोस्तों मनीष जो है मोहित है वो अपनी पूरी कहानी मनीषा को बताता है। दोस्तों मोहित कहता है कि हमारे पड़ोसी के जो लोग हमारी सारी ज़मीन को अपने नाम करवा लिए, जो ज़मीन 20 लाख रुपए की था उसके लिए मुझे 5 लाख दिए और बोले कि मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके लोगों ने मेरी सारी ज़मीन अपने नाम लिखवा लिया है और जब मैं उन लोगों से पैसा मांगने जाता हूं तो वे लोग मुझे मारने पीटने के लिए दौड़ने लगते हैं। मुझे गांव में जो लोग रहने भी नहीं देते हैं, जिस वजह से मैं अपने घर कभी जाता नहीं हूं और यहाँ पर रहकर मैं कुल्फ़ी बेचता हूँ। और पापा के जाने के बाद माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वह किसी तरीके से घर पर रहकर अपना गुजर कर रही है। दोस्तों यह सारी बात मनीषा सुनती है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान दारू शराब के नशे में इतना ज़्यादा आदी कैसे हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों मनीषा यह सारी बातें सुनकर, मोहित की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिंतित हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मनीषा मोहित के गांव के रहने वाले एक तहसीलदार से बातचीत करती है और बातचीत के दौरान मोहित की जितनी भी सारी ज़मीन थी, सारी जितनी प्रॉपर्टी थी, वह सारे प्रॉपर्टी का कागजात जो खतौनी वगैरह होता है वह निकलवाती और मोहित से कहती कि मोहित, तुम ठेले पर अपनी दुकान मत लगाया करो, मैं तहसील के अंदर तुम्हें एक दुकान दिलवा देती हूँ, वहाँ पर तुम अपना दुकान लगाया करो। और दोस्तों जो मनीषा थी वह मोहित से भी कहती कि तुम ये बात किसी को मत बताने कि हम दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या है, फिर हम दोनों पति पत्नी भी तो नहीं हैं, हमारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मोहित वहाँ से चला जाता है और फिर से अपना कुल्फ़ी बेचने लगता है। और जो मनीषा थी वह अब मोहित के प्रॉपर्टी का सारा जो कागज़ वो निकलवाती है और कुछ लेखपाल लोगों से बातचीत करती है। दोस्तों 1 साल के अंदर धीरे धीरे करके जितनी भी प्रॉपर्टी
मोहित के सारे लोग हड़प रखे थे, उन लोगों से ज़मीन वापस लेकर मोहित के नाम करवा देती है। लेकिन दोस्तों मोहित के पड़ोसी को जब ये बात पता चलता है कि मोहित के पीछे किसी का हाथ है, कोई उसका साथ दे रहा है और वही मोहित का सारी प्रॉपर्टी को उसके नाम करवा रहा है, तो यह सब सोचकर वे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पड़ोसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कौन है आदमी है जो मोहित का साथ दे रहा है, क्योंकि मोहित की पत्नी जो थी तलाक देकर उसके साथ चली गई थी, उसके साथ तो रहती नहीं थी और कुछ महीने बाद उसके पापा भी इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से मोहित को साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे करके उसके समय गुजर जाता है और 2-3 सालों बाद जितनी भी सारी ज़मीन थी, जितनी भी सारी प्रॉपर्टी थी, वो मोहित को मिल जाती है। सारी प्रॉपर्टी एक एक करके उसको वापस मिल जाती है और मोहित का दुकान भी जो भी था, लोग धोखेबाजी से कुछ पैसे देकर खरीद लिए थे, उस दुकान को भी उसको वापस मिल जाता है। और फिर मनीषा मोहित से कहती है कि अब अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कभी भटकने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती करोगे तो शायद ऐसा से भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मन लगाकर अपनी दुकान संभालो और अपने परिवार को देखो, अपने प्रॉपर्टी का देखभाल करो। दोस्तों जब मनीषा जो मोहित के लिए इतना सब कुछ इसलिए दोस्तों आप जो मनीषा जो मेहनत के लिए इतना सब कुछ कर देती है, तब मोहित मनीषा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और उसके आंखों में आंसू निकल जाते हैं। दोस्तों मोहित मनीषा से कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अब हम दोनों एक साथ रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों मनीषा जो है वह मोहित से कहती कि अभी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, तुम घर जाओ, अपने माँ की सेवा करो और अपना दुकान संभालो, कुछ दिनों बाद मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगी। उसके बाद दोस्तों मोहित जो है वह अपने घर चला जाता है और अपने घर वालों के बाद अपना दुकान पर बैठने लगता है, अपना दुकान संभालने लगता है। दोस्तों कुछ महीनों बाद मनीषा और मोहित दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से मंदिर में जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं और उसके बाद से मोहित मनीषा को अपने घर लेकर जाता है। दोस्तों मनीषा जब अपने ससुराल 14 से 15 साल बाद गई थी तो मोहित की जो माँ थी वो मनीषा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों का जो परिवार था वह पूरी तरीके से उजड़ चुका था और मोहित की शादी जब हुई थी तो मनीषा भी उसको छोड़कर चली गई थी और कुछ दिनों बाद मोहित के पापा भी गुजर गए थे, जिस वजह से उन लोगों का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। दोस्तों अब फिर उन लोगों के घर में एक नई खुशहाली आई थी, एक नई चिराग का उम्मीद जगी थी, फिर से उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। दोस्तों मोहित अब दारू शराब वगैरह पीना बंद कर दिया था, पड़ोसियों को दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। उसकी ज़िंदगी में जो हादसा घटित हुआ उसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा सीख चुका था, बहुत कुछ समझ चुका था और वो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहा था। एकदम से अच्छे पति के रूप में मनीषा के साथ रहा करती थी, कभी भी मनीषा को मारता पीटता नहीं और कभी भी उसको प्रताड़ित नहीं करता। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि ना कि लड़कियां एक लक्ष्मी का रूप होती है और ना एकदम उसको जाना पड़ता है, वह जगह एकदम स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों शायद मनीषा भी उस घर के लिए एक लक्ष्मी का रूप भी, अगर वह उस घर में शायद दोबारा नहीं आती तो उन लोगों की ज़िंदगी कभी सुधार नहीं होती, लोगों हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। जो दोस्तों यह भी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।